तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, है ना। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में ही आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। कल हमने पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस क्या होता है उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी हुई थी। एक बार मैं सबका स्वागत करता हूं। शुभम हो गए, सोनम, अंशिका और अब्दुल और रविंद्रनाथ, और भी बच्चे आ जाएंगे फटाफट से। गुड मॉर्निंग सोनम। यस सर, क्लास अच्छी चले, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो स्टार्ट करें क्लास। बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। पहले हेडिंग लगा लेंगे, अपना चैप्टर नेम क्या चल रहा है आपका, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। पहला यूनिट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इंटरेक्शन। आप लेट हो गए, पबजी डॉन भाई, हाँ, और परमेश्वर, रविंद्रनाथ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग आए हो, थोड़ा लेट भी नहीं हुआ है, सिर्फ बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में आप इंटरेक्शन देखो तो वो दो प्रकार का इंटरेक्शन होता है। कौन कौन सा? एक तो हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक हमारा वीक इंटरेक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक हमारा वीक इंटरेक्शन। तो यहां पर लिखेंगे, एक इंटरेक्शन हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और एक हमारा वीक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या होता है मुझे बताओ जरा। मतलब कभी भी दो मॉलिक्यूल्स अपने आप को कस के पकड़े रहे, किसी बॉन्ड द्वारा या किसी फोर्स द्वारा कस के पकड़े रहे, तो वो क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन क्या होता है? जब कोई बॉन्ड वैसे बहुत स्लो बॉन्ड लगाया गया होता है या फिर बहुत फोर्स, बहुत वीक फोर्स लगाया गया होता है, तो आपका वीक इंटरेक्शन होता है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में देखेंगे, इसमें फोर्स की अगर बात करें, जिससे आपका कूलाम्बिक फोर्स आता है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इसमें जैसे आपका कूलाम्बिक फोर्स आता है, कूलाम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब मॉलिक्यूल कूलाम्बिक फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, या चार्ज आपके कूलाम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। तो ये होता है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में आपका क्या होता है? वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्स आपका वीक इंटरेक्शन होता है। क्यों? समझ आ रहा है? मतलब आप स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखोगे तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कूलाम्बिक फोर्स हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बट आप वंडर वाल फोर्स देखो तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लो होता है वंडर वाल फोर्स। ठीक है, बातें समझ आ रही है? हाँ, वंडरवाल फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड की बात अभी हम कर रहे हैं। ठीक है सर, फिजिक्स का क्लास टाइम बता दीजिए। अभी इसके जस्ट पहले फिजिक्स ही चली थी, आज 9 बजे से 10 बजे तक फिजिक्स चली थी। वैसे उसकी टाइमिंग 8 से 9 होती है, बट ग्रुप में आपके मैसेज आ जाता है, जिस बैच को आप ज्वाइन किए हो उस बैच में आपको मैसेज मिल जाता है। ठीक है, आज तो 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चली थी। बॉन्ड की बात कर लें, इसमें जैसे आयनिक बॉन्ड हो गए, बहुत स्ट्रांग होते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रांग इंटरेक्शन में जैसे आयनिक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं। और
कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। ऐसे एक्सेट्रा बहुत चीजें होती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं। बट ये वीक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, जो इससे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। समझ रहे हो आप? इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी इसकी जो ज्यादा होती है कितनी, 200 किलो जूल प्रति मोल से भी ज्यादा होती है, 200 किलो जूल प्रति मोल। सोच लो कितनी तगड़ी बॉन्ड एनर्जी है इसकी, कितनी तगड़ी बॉन्ड एनर्जी है ना। और इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात कर ले अगर हम लोग, बॉन्ड एनर्जी लेस देन होती है 42 किलो जूल प्रति मोल। सोच रहे हो? वो 200 किलो जूल प्रति मोल से ज्यादा होती है, 42 से भी कम होती है। इवन अगर मैं वंडरवाल फोर्स की बात करूं, वंडरवाल फोर्स क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की मैं बात कर लूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो आपका लेस देन 8 किलो जूल प्रति मोल होता है। सोच लो, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सॉरी, वंडरवाल के लिए है, वंडरवाल, जस्ट ए सेकेंड, गलती से लिख दिया हमने, वंडरवाल के लिए, सॉरी फॉर दैट। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वंडरवाल के लिए, ये तो बहुत कम होती है, 8 किलो जूल प्रति मोल से भी कम होती है ना, बहुत कम होती है। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हम यहां पर पढ़ने वाले क्या, वंडरवाल फोर्सेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वंडरवाल फोर्सेस के बारे में। इस आज के टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी, पेन पेपर लेकर बैठा करें, जो भी पढ़ाया जाए नोट करते चला करें। क्लियर है? सब लोग बताओ, क्या सबको समझ में आ गया? शुभम, सोनम, अंशिका, अब्दुल, पबजी, निहारिका, फिजिक्स के 2-3 बच्चे और थे, यस के, बाबू, ये सब कहाँ गए भाई? हैं? भाग गए, फिजिक्स की क्लास लिए, केमिस्ट्री में भाग गए। बहुत सही, वेल डन, अच्छे बच्चे, देख रहे हो? बताओ, अगर हो गया हो तो आगे चले। हो गया? चल, हेडिंग लगा लेंगे वंडरवाल फोर्सेस, हेडिंग लगा लेंगे वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस, ये क्या होता है भाई? वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स आप कहते हो द वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, वो आपका वंडरवाल फोर्स कहलाता है। सर अब मैं कॉलेज जा रही हूं, ठीक है, आप कॉलेज जाओ, इसको बाद में देख लेना, आपकी बैच में रहेगी ये क्लास, ठीक है। वंडरवाल फोर्स जो होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, उसे हम बोलते हैं क्या? वंडरवाल फोर्स। तो लिखेंगे द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules known as van der Waals forces. known as van der Waals forces, है ना? known as van der Waals forces. van der Waals फोर्स किसके किसके बीच में अप्लाई होता है? इट अप्लाइज बिटवीन, समझ लो कि वंडरवाल फोर्स किसके किसके बीच अप्लाई होता है?
दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच अप्लाई होता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर हों तो ये अप्लाई होता है, नॉन पोलर हों तो ये अप्लाई होता है। जब दोनों मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से तो उसमें भी बता दूंगा। टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अप्लाई होता है, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों के बीच में वंडर वाल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक पोलर हो एंड एक आयन हो, उसके बीच में भी अप्लाई होता है, एक पोलर एक आयन हो उसके बीच में भी अप्लाई होता है। और एक नॉन पोलर हो, नॉन पोलर और एक आयन हो फिर भी अप्लाई होता है। लास्ट में एक पोलर हो एंड एक नॉन पोलर हो फिर भी अप्लाई होता है। मतलब इसके कहने का मतलब, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर पोलर हो तो भी आपका वंडर वाल फोर्स अप्लाई होगा, कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो फिर भी अप्लाई होगा, एक पोलर एक नॉन पोलर है फिर भी अप्लाई होगा, एक पोलर एक आयन है फिर भी अप्लाई होगा, एंड एक नॉन पोलर एक आयन है फिर भी अप्लाई होगा। निहारिका आप कह रहे हो दो पोलर मॉलिक्यूल, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर एक आयन, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक आयन एक पोलर एक नॉन पोलर। हाँ सही लिख रहे हो, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, नोट कर लो। बातें समझ में आई? कब कब अप्लाई होगा? जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं हम, कोई भी दो मॉलिक्यूल लेंगे उसके बीच में हम इंटरेक्शन देखेंगे, अगर एक हमारा दो के दोनों नॉन पोलर हैं फिर भी लगेगा वंडर वाल फोर्स, ये दो के दोनों पोलर हैं फिर भी लगेगा, एक पोलर है एक आयन है फिर भी लगेगा, एक नॉन पोलर एक आयन है फिर भी लगेगा, एक पोलर एक नॉन पोलर है फिर भी लगेगा, ठीक है। याद हो जाने चाहिए, साथ साथ पढ़ो, याद करते चलो, एक एक पॉइंट याद होने चाहिए। जब तक पॉइंट्स याद नहीं होंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। याद करते चलो, बहुत जरूरी है। अगली हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। इसके टाइप्स कितने होते हैं वंडर वाल फोर्स के, बारी बारी से एक एक टाइप्स हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग लगा लेंगे टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस के कितने प्रकार होते हैं? वंडर वाल फोर्सेस के 5 प्रकार होते हैं। वंडर वाल फोर्सेस के 5 प्रकार होते हैं। पहला, फर्स्ट, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला आप पढ़ोगे आयन डाइपोल। आयन डाइपोल मतलब एक आयन और एक डाइपोल के बीच में आप इंटरेक्शन देखोगे, ठीक है। दूसरा आप पढ़ोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर मतलब जो दो के दोनों हमारे डाइपोल ही रहे, है ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर, तो डाइपोल नहीं है, पोलर पोल ही नहीं है वो, नॉन पोलर, आयन और नॉन पोलर के बीच में, है ना। चौथा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल देखो वो जो पांचों थे, पांचों इसी में आ जाएंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसके कहने का मतलब एक डाइपोल होगा, दूसरा एक पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर, इसके बीच में इंटरेक्शन आप लोग पढ़ोगे। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर। लास्ट में आप दोनों पढ़ोगे, दो कौन सा बचा है, दो के दोनों नॉन पोलर, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये भी एक प्रकार का नॉन पोलर है, और
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये ज्यादा यूज नहीं होता। ये कब यूज होता है? जब आपका लंदन फोर्स होगा, डिस्पर्सन फोर्स होगा, इन सभी में यूज होगा। जब आपका लंदन फोर्स लगे, है ना, डिस्पर्सन फोर्स लगे, ऑलरेडी इस सभी के बारे में जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो कि अभी आगे मिलेगा। अभी डिस्पर्सन फोर्स लगे तो ये आपका ये जो होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। पांचों प्रकार लिखेंगे, बारी बारी से एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। लिखो पांचों टाइप्स। एक बार मेरे साथ सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो बिना देखे, मेरे साथ पढ़ो। कौन कौन सा? सबसे पहला आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। पहला आयन डाइपोल था, दूसरा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड लास्ट में आता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। याद करना बहुत आसान है, फिर से पढ़ो मेरे साथ। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फिर आगे डाइपोल आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फिर लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नोट करो। अरे याद करना बहुत सिंपल है, देखो ये आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे सिंपल है बॉस। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लास्ट में पड़ता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। बहुत बढ़िया निहारिका, टाइप करने में तेज है। वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, टाइप बढ़िया कर रही है निहारिका। ऐसे करने से आपको याद होता है ना। अब हेडिंग लगा लेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हेडिंग लगाएंगे सब लोग, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये फर्स्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? जब किसी आयन, चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो, और एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन आप लोग पढ़ते हो, तो वो आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। यहां पर लिखेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पहला आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सबसे पहला ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। चलो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? द इंटरेक्शन बिटवीन, नाम से ही पता चल रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन आयन, चाहे वो आपका केटायन हो या फिर आपका एनायन हो, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल known as ion induced dipole interaction. Is known as ion induced dipole interaction, है ना, is known as ion induced dipole interaction. सर किस पे पॉजिटिव और किस पे निगेटिव? वो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा चार्ज ले रहे हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज ले रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा चार्ज ले रहे हो। अच्छा, केटायन और एनायन में कंफ्यूजन होती है? कभी नहीं होगी बॉस, कभी नहीं होगी। कैसे कंफ्यूजन होगी? आज के बाद कभी नहीं कंफ्यूज हो गए केटायन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। ये देखो लिखते हो केटायन, यही लिखते हो ना, यही लिखते हो। केटायन मतलब टी देखो पॉजिटिव है, ये प्लस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा बॉस।
बचा हुआ हमारा निगेटिव होगा ही। खत्म खत्म। यही याद रखो हमेशा, जब भी केटायन एनायन में कंफ्यूजन हो, ये देखो केटायन ये रहा पॉजिटिव, सही है ना, इस पे पॉजिटिव रहेगा हमेशा, केटायन पॉजिटिव होता है, एनायन निगेटिव होता है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, टी मतलब पॉजिटिव, अरे टी मतलब पॉजिटिव नहीं होता, टी मतलब टी होता है, टी मतलब चाय होता है ना, ये समझने का तरीका है। केटायन, ठीक है, टी से प्लस समझो, है ना, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। चलो आयन डाइपोल इंटरेक्शन देख ले। मतलब इसमें इंटरेक्शन आपका होगा आयन और किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल। जब आपके होमोजीनियस एटम रहते हैं तो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनते हैं। जब आपके हेट्रोजीनियस एटम रहते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख लो, ये नॉन पोलर है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन देख लो नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि भाई किसी पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, दोनों के पास उतनी क्षमता है, सब अपने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह कस के पकड़े रहेंगे। अब तुम HCl देख लो, हेट्रोजीनियस एटम मतलब अलग अलग एटम है, तो एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे निगेटिव आएगा, सिंपल। मान लो यहाँ पर Cl माइनस एक आयन ले लेते हैं, मान लिया हमने क्लोराइड आयन ले लिया Cl माइनस, और एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया H और Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज। तो ये किससे इंटरेक्ट करेगा, Cl जाकर इंटरेक्ट कर लेगा आपके H से। अगर यहीं पे H प्लस लिए होते तो ये Cl से जाकर इंटरेक्ट कर लेता। तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को बोलोगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब ये किसी आयन, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, चाहे जो भी हो, ये एनायन है आपका, एनायन है, इससे जाकर इंटरेक्ट कर लेगा किसी भी पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड से। इंटरेक्शन एनर्जी अगर इसकी देखें, इंटरेक्शन एनर्जी देखें तो इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है E इज इक्वल टू दैट योर माइनस का 1/4πε0 का होल स्क्वायर एंड Z म्यू कॉस अल्फा। पूछा नहीं जाता है अपान, जो पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूं, εr स्क्वायर। अल्फा जो है यहाँ पे डाइपोल एंगल है, अल्फा जो है यहाँ पे डाइपोल एंगल है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो होता है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट टर्म हो जाते हैं, तो E जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या फिर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही याद करना है। और ये जो इंटरेक्शन होता है, नोट का पॉइंट, नोट का पॉइंट, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is strongest attraction in van der Waal forces। मतलब वैसे तो van der Waal फोर्स बहुत कमजोर है, बट इन van der Waal फोर्स का जो पांचों टाइप है उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही है। कौन सा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ रहे हो? इससे ज्यादा तब होता जब आयन आयन होता, बट आयन आयन इसमें होता नहीं है, है ना। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है। अच्छा, इंटरेक्शन एनर्जी रिपीट कर दे? बिल्कुल रिपीट कर दे। जो इंटरेक्शन होता है, ये समझो पहले, ये वाला इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, ये यहां पर लिख सकते हैं दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना। दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन van der Waal फोर्स। van der Waal फोर्स के पांचों टाइप का सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है। अरे कुछ नहीं, इंटरेक्शन एनर्जी इसकी जो होती है ये 1/r² के
1/r² के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। r जो है ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये रहा r² जितना ज्यादा दूर होगा इंटरेक्शन एनर्जी, बताओ, अरे भाई जितना पास आता चला जाएगा r उतनी बढ़ती जाएगी एनर्जी, है ना। r छोटा एनर्जी ज्यादा, r बड़ा एनर्जी कम। अरे भाई जितना पास ले आओगे उतना बढ़ेगा, जितना दूर ले जाओगे उतना कम होता जाएगा। और 1/r² के क्रेडिट से ये होता है, अगर इसको आधा कर दें तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, इसको आधा कर दो तो इंटरेक्शन एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, इसको इसका थर्ड पार्ट कर दो तो ये 9 गुना बढ़ जाएगी। समझ रहे हो अंशिका, समझ आया? चलो ये वाला नोट डाउन करेंगे, दूसरा लिखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। जैसे मान लो अगर हम r को हाफ कर दें, ई जो होगा 4th टाइम हो जाएगा। कैसे सर? ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, r² को हाफ कर दो, मतलब क्या कर दो, ई इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू करके देख लें, अगर माना तौर पे लगा रहे हैं जब क्वेश्चन, तो इसको आधा करोगे तो 1/, ये इसका आधा r बराबर r/4, तो r²/4, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ये ऊपर इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1/r², सॉरी ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा e बराबर 4/r², ये इतना था, इसका 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। अगर r² को 2 गुना कर दो, मतलब इसका डबल कर दो, ये 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है कि अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। अगर ये सिर्फ r के प्रोपोर्शनल होता तो जितना बढ़ता उतना घटता, ये जितना ये बढ़ता घटता उतना ये बढ़ता, बस इतना ही है। बट यहाँ पर स्क्वायर का कंडीशन आ रहा है तो 2 गुने का अंतर हो जाता है, ये स्क्वायर हो है ना, इसलिए। अगली हेडिंग लगाएंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? एक भी पॉइंट जहां ना समझ में तुरंत पूछना। दूसरा पॉइंट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है भाई? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, both molecule are polar. The interaction between two polar molecule called dipole dipole interaction. कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है कि जो पॉजिटिव इंड होता है, पॉजिटिव इंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये कनेक्ट होता है निगेटिव इंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। और निगेटिव इंड जो होगा वो पॉजिटिव इंड से कनेक्ट होगा, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लो 2 पोलर मॉलिक्यूल ले लिए HCl, H पे पॉजिटिव Cl पे निगेटिव, तो ये जो इंटरेक्शन करेगा तो Cl इंटरेक्शन करेगा H+ से और ये Cl- रह जाएगा। इसका निगेटिव इंड इसके पॉजिटिव इंड से इंटरेक्ट किया, है ना। या फिर अगर मैं दिखाऊं
तो हो गया, बातें की है, इसका पॉजिटिव एंड इसके निगेटिव एंड से किया। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ? इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है इसकी? अगर पोलर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी है, मतलब एक जगह रुके हुए हैं, इफ, यहां पर दो कंडीशन आती, इफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल एक जगह रुके हुए हैं, तो उस केस में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ होती है, तब इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब जितनी भी दूरी है सेम दूरी पर इंटरेक्शन एनर्जी काफी ज्यादा होगी। अगर इफ पोलर है, मोलर नहीं भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स आर इन मूवमेंट, उस केस में ई जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, लिख लो 1/r³ होता है। नोट करेंगे, नोट करेंगे। सर कॉलेज जा रहा हूं, ठीक है ठीक है, जाओ कॉलेज, ओके कॉलेज जाओ आप आराम से, बाद में देख लेना, आपकी क्लास यहाँ पर लगी रहेगी, है ना। इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा इफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर इन मूवमेंट, अगर पोलर मॉलिक्यूल हमारे मूवमेंट में है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस मान लो रख दो, ये इतनी दूरी पर, कब, जब ये स्टेशनरी है, मतलब रुके हुए हैं, तब इनके बीच में जो एनर्जी होगी, मान लो ये r डिस्टेंस है, और तब एनर्जी होगी वो हाई होगी, और जब ये मूव कर रहे होते हैं सेम डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर ही, HCl ही रख रहे हो आप, तो इसकी एनर्जी E1 मान लो, ये E1 मान लो, यहाँ पर E जो होगा वो लेस देन होगा E1 से, है ना, समझ रहे हो, लेस देन होगा E1 से। क्यों? क्योंकि R को मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर क्या 2 सेंटीमीटर मान लो, क्या लिखे हैं, स्टेशनरी है तो हाँ हाँ सही है, 1/r³ होता है, मैंने गलत टाइप कर दिया शायद, अब सही है, अब सही है, उसी के कारण गलत बता भी दिया ना, अब सही है, टाइपिंग में गलत हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने, स्टेशनरी r³ होता है और मूवमेंट में r⁶ होता है, मतलब सेम डिस्टेंस पे अगर रखते हो, मूव कर रहे हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होती है, एक जगह रुके होंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी कम होती है। निहार क्या बहुत सही किया आपने, बता दिया, नहीं तो फिर गलती हो जाती, ठीक है। एक जगह रुके हुए हैं तो कंपेरेबल टू मूवमेंट में उसकी एनर्जी कम होगी। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, अनइंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, नोट करिए सब लोग, नोट करिए फटाफट से। अंशिका गुड मॉर्निंग, बहुत लेट आ रहे हो भाई, बहुत लेट आ रहे हो।
बहुत लेट आ रहे हो जी, नोट कर लो अंशिका, तुम भी नोट कर लो, लेट आई फिर भी। हटाएं, याद रखना स्टेशनरी के लिए 1/r³ होगा, मूवमेंट के लिए 1/r का और 6 होगा। स्टेशनरी इज ग्रेटर देन मूवमेंट। अरे भैया नोट कर लो, हटाएं, भूलोगे तो नहीं। इशिका सर किस टाइम स्टार्ट होती है क्लास डेली? भैया 8 बजे स्टार्ट होती है, आज तो 9 बजे स्टार्ट हुई थी, बाकी 8 बजे ही स्टार्ट होती है आपकी क्लास। आप बहुत लेट आ रहे हो, टाइम से आ जाया करो, है ना। तीसरा इंटरेक्शन, थर्ड क्या था हमारा? आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, है ना। आयन डायपोल देख लिया, डायपोल देख लिया, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, सर ये क्या होता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन? द इंटरेक्शन बिटवीन आयन, चाहे वो आपको केटायन हो या फिर आपके एनायन हो, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल called ion induced dipole interaction। वो हमारा आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, यहाँ पर दिखा दो, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, एटसेट्रा, मतलब सिमिलर होमोजीनियस एटम जिसमें पाए जाते हैं। सर आज फिजिक्स में आपने कहाँ तक कराया है? वही 2 थ्योरम एक्स्ट्रा कराए थे, 2 थ्योरम हुआ था, हाँ, और 2 थ्योरम पिछले, मतलब 4 थ्योरम और कराया हुआ था। थ्योरम बता रहे हैं ना, थ्योरम अभी चल रहा है। एक कॉस का थ्योरम बताए थे, एक तो हमारा कासी इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी था, उसके बाद कॉस का फार्मूला था, फिर एक और फार्मूला बताए थे, कोई थ्योरम था, ध्यान नहीं आ रहा, वो तो वाला थ्योरम था। ठीक, देख लेना, क्लास आपको बैच में मिल जाएगी। जैसे कोई आयन ले लो, ये मान लो निगेटिव आयन, जिसे हम एनायन बोलते हैं, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? कोई भी हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हमारा हाइड्रोजन H2 हो गया ना, हाइड्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो ये हमारा क्या होता है? आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, सही है। इसी प्रकार डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन देखेंगे, ये तीसरा था। dipole induced dipole interaction, the interaction between a polar, देखो लिखा जा रहा है ना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल मतलब पोलर, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल called dipole induced dipole
इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, है ना। जैसे डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, मान लो HCl आपका है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा था, इस पे निगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है जब बॉन्ड टूटता है। इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किसके साथ, किसके साथ कराएं, कोई भी एक ऐसा ले लो जिसके पास जो पोलर हो, और ये तो पोलर ही, जो नॉन पोलर हो, सॉरी, जैसे Cl2 हो गया आपका, है ना, Cl2 हो गया, मान लो Cl2 को लिखेंगे क्या, क्लोरीन क्लोरीन। अब इस पे देखो पार्शियल बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे बहुत छोटा सा निगेटिव चार्ज आता है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव, बहुत छोटा सा निगेटिव। यहाँ पे H2 ले लो, ये देखो H2 ले लो, पोलर है, तो ये इससे कनेक्ट कराएगा। इस इंटरेक्शन को बोलते हैं हम डायपोल इंड्यूस डायपोल, मतलब एक हमारा पोलर है, एक हमारा नॉन पोलर है, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। इसकी भी इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होती है 1/r⁶ के, 1/r⁶ के, ठीक, 1/r⁶ के। अगर देखना चाहते हो तो E की वैल्यू होती है -2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपान r⁶। म्यू स्क्वायर होता है कि म्यू पावर 4 होता है, 2 अल्फा म्यू पावर 4 अपान r⁶। नोट करिएगा। क्या Cl2 क्या लिख रहे हो आप, हाँ Cl2 भी होता है, Cl2 भी तो नॉन पोलर है ना। अरे ऐसे भी तो होता है, क्लोरीन ही तो है, क्लोरीन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, एक पे पार्शियल निगेटिव, बहुत छोटू सा, है ना, जिसको आप डायपोल नहीं बोलते, फिर आप उसे बोलते हो इंड्यूस्ड डायपोल। हेडिंग लगाएंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। लास्ट, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ये क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब आप निकालते हो तो आप लिखते हो क्या, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है ना। द इंटरेक्शन बिटवीन, क्योंकि दोनों का मतलब नॉन पोलर ही होता है, इंटरेक्शन बिटवीन, कई लोग सोचेंगे सर इंड्यूस्ड डायपोल में क्यों नहीं बोले, क्योंकि नाम थोड़ा सा चेंजिंग करके ही लिखना होता है ना, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर molecules called instantaneous dipole and induced dipole interaction, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे H2 ले रहे हो आप, है, और एक तरफ निगेटिव कुछ चार्ज आएंगे, दूसरा H2 ही ले लो आप, दोनों नॉन पोलर, एक पे हमारा एक तरफ, तब पार्शियल ही आता है, बहुत पार्शियल। इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये जो होते हैं ये बहुत छोटे, वेरी स्मॉल चार्ज,
छोटा है ना। इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है E बराबर दैट्स योर 3i अल्फा स्क्वायर अपान 3i अल्फा स्क्वायर अपान 4r की पावर 6। मतलब आप कह सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर 6। ये भी वही होता है, मैक्सिमम केस में r की पावर 6 से ही प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। यहां पर अल्फा एंगल नहीं है, ध्यान देना। आई हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है, लिख लो वेयर आई आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, और अल्फा वहां पे क्या था, एंगल था। यहाँ पे अल्फा एंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये पोलराइजेबिलिटी है। अल्फा हमारा है पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सर आपके बैच के अलावा भी पढ़ना है क्या सर? नहीं, हम समझे नहीं निहार, क्या आप पूछना क्या चाहते हो, थोड़ा एक्सप्लेन में पूछो। बैच के अलावा भी पढ़ना है क्या, समझ नहीं पा रहे हैं। अंशिका कह रही है कि सर थर्ड क्लास दिस क्लास विल रिमेन क्लास, दिस रिकॉर्ड विल रिमेन क्लास। कुछ और बुक या नोट्स, देखो बुक की भी पीडीएफ तुम्हारे बैच में मिल रही है, नोट्स की पीडीएफ भी तुम्हारे बैच में मिल रही है ना। तुम नोट्स वहां से लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रिफर नहीं करता कि आपको नोट्स लिखनी पड़ेगी, है ना। मैं प्रिफर ये करता हूँ, सॉरी, नोट्स लिखनी पड़ेगी आपको। नोट्स कभी भी अपने खुद से लिखना, मैं तो नोट्स दूंगा बट वो नोट्स उतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी तुम खुद लिखोगे क्लास से। क्यों? क्योंकि तुम अपने हिसाब से लिखोगे खुद से समझने के लिए, तो खुद से नोट्स बनाओ, हमेशा प्रिफर यही करो। बट आपकी आसानी के लिए बैच में दी जा रही है नोट्स, तो आप नोट्स ले सकते हो, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये सोच लो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लोगे बहुत है, और जितना पढ़ाया जा रहा है काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। एक बुक में भी इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं बता दे रहा हूँ। एक बुक में भी जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको कंप्लीट चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं ना 2-3 बुक से पढ़ाते हैं, अलग अलग बुक से, अच्छी अच्छी बुक से। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ो अच्छे से, और उतना तैयार करो प्रॉपरली, ठीक है। हुआ नोट? हुआ नोट? चलिए, आई थिंक टाइम भी हो चुका है, 10 बज के चुके हैं, 10 क्या नहीं 11 बज चुके हैं भाई। बस ख़त्म भी हो गई आपकी केमिस्ट्री क्लास। लिख लेंगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। है ना। कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? आयन डाइपोल, मतलब ये एक आर्डर बताया जा रहा है। सबसे स्ट्रांग है आपका आयन डाइपोल। मैथ की क्लास भी है क्या सर? हाँ, मैथ की क्लास भी चलेगी। ये आपका आयन डाइपोल, ये देखो आयन डाइपोल, फिर उससे सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही है, उससे कम डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इससे भी कम आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, उससे भी कम आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना।
और सबसे वीक जो होता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ आज मैथ की फर्स्ट क्लास होगी भाई, मैथ की फर्स्ट क्लास, नोट करिए। सबसे ज्यादा आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे कि मैंने जिस क्रम से पढ़ा है उसी क्रम में, जो पहला पढ़ा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में। ठीक है, टाइमिंग क्या है मैथ क्लासेस? 10:30 से पढ़ा दें? बोलो, थोड़ी देर हम भी रेस्ट, 11:30 सॉरी 11:30 से पढ़ा दें? बताओ, ये भी से स्टार्ट कर दें? ग्यारह 30 से कि अभी तुरंत स्टार्ट करें? जैसे भी तुम लोग कहो, तुरंत स्टार्ट करी जाए क्लास या 11:30 से? जल्दी बोलो। निहारिका, अंशिका, ईशिका और अंशिका, बताओ अभी कर दें? चलो ठीक है, अभी कर देते हैं। 5 मिनट में स्टार्ट हो रही है आपकी क्लास मैथ की। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर मैथ की क्लास में, है ना। अरे चलेगा भाई, चलेगा, है ना, थोड़ी देर में ही स्टार्ट हो जाएगी क्लास। सब लोग ऑनलाइन रहना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 11:15 पे रखते हैं क्लास, है ना, 11:15 पे क्लास रखेंगे। ठीक है, चलो 11:15 पे आपकी क्लास आ जाएगी। अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है, तो आपकी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।